हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, अपनी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के वायसराय, जहां से ढेरों क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री में देखा जाए तो आपके ढेर सारे ऐसे वीडियो आपके बनाया है। आप देख सकते हैं, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, 1857 क्रांति, गांधी जी, इतिहास के युद्ध, गवर्नर जनरल, आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, है ना, और भी आपके कह सकते हैं साइंस रिलेटेड काफी वीडियो हैं। और यहाँ पर जीवन परिचय भी आपके बनाए गए हैं। जीवन परिचय की भी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। जो भी जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ सकते हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए हिंदी के जो बेसिक वीडियो हैं, है ना, हिंदी के बेसिक वीडियो, जैसे आपके हिंदी साहित्य बिल्कुल आपके क्रम से यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो आपको कई तरीके से हिंदी साहित्य कवर की गई है। यहाँ पर आपके हिंदी के वीडियो जो आपके बेसिक में है, चाहे वो रस छंद अलंकार हो, देशज विदेशज हो, या किसी प्रकार का भी टॉपिक है, तो आप लोग देव जी के ट्रिक, है ना, डालकर और टॉपिक का नाम डाल करके सर्च कर सकते हैं, या तो प्ले लिस्ट में जाकर यहाँ भी कर सकते हैं। जो भी आपके हमारे वीडियो होंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, ज्ञानवर्धक होंगे, तो इसलिए जो वीडियो देखें पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में वायसराय पढ़ेंगे और इसके बाद कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो अलग से लाएंगे। लगभग 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके माध्यम से जो आपके गवर्नर जनरल है, वायसराय थे, इन सब का हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही मन से पढ़िएगा। कह रहा है भारत के वायसराय। देखिए 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल थे, तो भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, मतलब वायसराय बना दिया गया। कब? तो 1858 के अधिनियम के बाद। तो जो आपके वायसराय हैं तो कुछ इस प्रकार से हैं। लॉर्ड कैनिंग, जो कि 56 से लेके आपके 62 है। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 62 से लेके 63 है। जॉन लॉरेंस 63 से 69। मेवो, जो कि 69 से लेके 72। इनके बारे में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। जो जो घटनाएं आपकी हैं, आपने यूट्यूब में भी आपने ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे शायद आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि आपके 72 से लेके आपकी 76 में। लॉर्ड डिलिटन आते हैं, जो कि 76 से लेके आपके 80 तक जाएंगे। रिपन की बात करते हैं तो 1880 से लेकर 1884 तक होंगे। लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो 1884 से लेकर 1888 तक इनका समय है। लेंसडाउन आते हैं तो ये 18 से 88 से लेकर 94 तक रुकते हैं। लॉर्ड एल्गिन सेकंड आते हैं तो ये आपके 1894 से लेकर 1899 तक रहते हैं। फिर आते हैं कर्जन, और कर्जन आते हैं तो 1899 से लेके 1905 तक इनका समय रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड आते हैं, 1905 से लेके 1910 तक रहते हैं। हार्डिंग सेकंड आते हैं, 1910 से लेके आपके 1916 तक रहेंगे। चेम्सफोर्ड जो आपके हैं 16 से लेके आपके 21 तक आपके। लॉर्ड रीडिंग जो आपके आते हैं 21 से लेके आपके 26 तक रहते हैं। लॉर्ड जो इरविन है वो आपके 1926 से लेके 1931 तक रहते हैं। वेलिंगटन जो आपके आते हैं तो 1931 से लेकर 1936 तक इनका समय है। और इसके बाद लिनलिथगो आते हैं, ये 36 से लेके आपकी 44 तक रहते हैं। वेवेर आते हैं और इसके बाद 44 से लेके 47 तक रहते हैं। यहाँ पर लास्ट में दे सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन है ना, और ये 47 से लेके 48 होते हैं। और एक लास्ट में आपके भारत के हैं राजगोपालाचारी, जो कि 48 से लेके आपके 50। इसके बाद इस वायसराय के पद को हटा दिया गया और इसके बाद राष्ट्रपति का पद यहाँ पर बना दिया गया। तो जो भी आपका पॉइंट आईएमपी है उसको हम लोग यहाँ पर क्रम से पढ़ते चलेंगे। तो पहला पॉइंट आपका है लॉर्ड कैनिंग, जिनका समय है 1856 से लेके 1862। यह भारत का प्रथम वायसराय था। याद रखिएगा कि ये भारत का प्रथम वायसराय का ही है, और इसको एक ये भी कह सकते हैं कि ये अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और यही भारत का जो प्रथम वायसराय भी था। इसके समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे फैक्ट पूछेगा कि 1857 का विद्रोह किसके समय, आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1857 के समय जब विद्रोह हुआ था, तब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थी वो आपके कौन थे। तो आप कहेंगे सर 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमेस्टन थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था।
विधवा पुनर्विवाह के लिए भारतीयों में सबसे अधिक कार्य जो किया वो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। याद रखिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए भारतीयों में जो सबसे अधिक कार्य किया वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि कैनिंग के समय दे सकते हैं कि 1857 में इसके समय में 3 प्रेसिडेंसियों जैसे बंगाल है, बंबई है और आपके मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कैनिंग के समय में ही 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी अर्थात जो कलकत्ता है, बंबई है और मद्रास में है, एक एक उच्च न्यायालय है ना, इसकी स्थापना की गई। इसी के समय एक अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम, जो कि 57 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम लाया गया था, जिसके मुख्य प्रावधान आपके थे। पहला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। पहला जो शासन चला रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, लेकिन 1857 के बाद जब 1858 का अधिनियम आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो ये चला कौन रहा था? फिर ये संपूर्ण अधिकार जो दे दिया गया ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री या भारत सचिव का पद बनाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत सचिव का पद कब आया, तो आप कहेंगे सर 1858 के अधिनियम के माध्यम से आया, जो कि ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था और भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी को दे दिया गया था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों को भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसमें 7 कंपनी के और 8 ब्रिटिश सरकार के सदस्य होते थे। याद रखिएगा, भारत का प्रथम जो सचिव था वो कौन था? तो भारत का प्रथम सचिव थे भारतीय मंत्री लॉर्ड स्टेनले थे, जो कि भारत के प्रथम सचिव थे। याद रखिएगा, इनको भारत का भारतीय मंत्री है ना, लॉर्ड स्टेनले। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, इसी अधिनियम के द्वारा अर्थात 1858 अधिनियम के द्वारा ही भारत के गवर्नर को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? भारत का वायसराय कहा गया था। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के अध्यादेश जो कि राजकीय पत्र को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछे कि जो कैनिंग थे और अध्यादेश या राजकीय पत्र को है ना पढ़कर महारानी विक्टोरिया को कहाँ पर सुनाया? तो आप कहेंगे इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, जिसमें गोरे और काले के भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया था। यहाँ पर अगला है सर जॉन लॉरेंस, जो कि 1863 से लेके 1869 तक का समय है। कुछ पॉइंट आपका है, जैसे इसके समय में उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल पड़ गया था। परिणाम स्वरूप रिचर्ड कैंपबेल की अध्यक्षता में राहत दिलाने के लिए अकाल आयोग का गठन किया गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि अकाल योग का जो अकाल आयोग है इसका गठन किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे जॉन लॉरेंस के काल में। किसकी अध्यक्षता में? तो कैंपबेल की अध्यक्षता में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो आपके उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल पड़ गया था। इसके बाद आते हैं मेयो, जो कि 1869 से लेकर 1872 तक इनका समय है। इसने कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए कलकत्ता में 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। तो कृषि विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड मेयो ने किया। इसी के समय में भारत में सर्वप्रथम वित्त व्यवस्था की शुरुआत की गई। 1872 में इसके समय में भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य भी हुआ। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना का जो कार्य शुरू हुआ किसके समय? तो आपके मेयो के समय हुआ। इसने राजघराने के सदस्यों के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेयो कॉलेज का निर्माण किसने करवाया? तो मेयो जो आपके मेयो कॉलेज है इसका निर्माण लॉर्ड मेयो ने करवाया था। और ये कहाँ पर? अजमेर में कराया था, ताकि जो राजघराने के सदस्य होते हैं वो पढ़ सकें। यह कैदियों की दशा को सुधारने के लिए, याद रखिएगा, जो मेयो था इसने क्या किया? कैदियों की जो दशा है उसको सुधारना चाहता था। इसी के क्रम में वो अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में निरीक्षक कर रहा था, मतलब निरीक्षण करने के लिए गया था। तभी शेर अली नामक अफगानी ने इसकी हत्या कर दी। तो याद रखिएगा, एक ऐसे वायसराय हैं है ना, जो कि आपके मेवो हैं और ये चाहते थे कि जो आपकी कैदी इनकी दशा को सुधारा जाए। तो ये अंडमान निकोबार में जो जेल है, कौन सी? सेल्यूलर जेल है, वहां पर गए है ना। उसी समय जब ये निरीक्षक कर रहे थे तभी शेर अली नामक अफगानी ने इनकी हत्या कर दी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन था? तो शेर अली था। याद रखिएगा, यह प्रथम वायसराय है जिसकी हत्या भारत में कर दी गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 1872 से लेकर 1876 तक इनका समय रहता है। इनके समय में 1872 में बाबा राम सिंह ने पंजाब में कूका आंदोलन को चलाया था। तो याद रखिए, पंजाब में
कूका आंदोलन को जो चलाया वो आपके बाबा राम सिंह ने चलाया था। इसके समय में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो याद रखिएगा 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसके समय में ही सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन को भी संचालित किया था। याद रखिएगा, ठीक है, AVIMP है। या अफगान नीति के विरोध में इस्तीफा देकर वापस चला गया था। जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अफगान नीति थी उसके विरोध में इस्तीफा देकर ये वापस चले गए। अगला आता है लॉर्ड लिटन। लिटन की बात करते हैं तो 1876 से लेकर 1880 का जो समय है वो लिटन का है। यह साहित्य के क्षेत्र में लेखक के रूप में उच्च कोटि का विद्वान था। कौन? लिटन। साहित्य के क्षेत्र में भी, लेखक के क्षेत्र में भी उच्च कोटि का विद्वान था। संपूर्ण वायसराय में इसके जैसा निबंध लेखक कोई आपका था नहीं। यहाँ पर जैसे एक अधिनियम आया था, भारतीय राजपद अधिनियम, जो कि 1876। यह अधिनियम क्या कहता है? तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करना। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो भारतीय राजपद अधिनियम आया था 1876 वो किसके लिए मुख्य रूप से? तो आपकी जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया को सम्मानित करना था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो आपके लिटन है, लिटन से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले जो दिल्ली दरबार आयोजन हुआ लिटन के समय, है ना, और महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि 1870 में यहाँ पर सम्मानित किया लिटन ने। एक और भी आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पूछा जाता है। ये भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1876 इसको कहते हैं। तो ये प्रेस एक्ट है क्या? क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया जाए। मतलब भारत में अनेक भाषा में जो आपकी चल रहे थे पत्र पत्रिकाएं, उनको बंद करना था। वो चाहता था कि सिर्फ, है ना, क्या वो चाहता था कि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र पर यह लागू नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित हो रहे थे समाचार पत्र, है ना, उनको क्या कर दे? समाप्त कर दे। लेकिन ये जो नियम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वो अंग्रेजी भाषा के लिए यहाँ पर लागू नहीं हुआ था। याद रखिएगा, इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने लागू किया और रिपन ने हटा दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लेकिन अगर पूछे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आपका है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम है, वो रिपन ने हटा दिया था। किसने? रिपन ने हटा दिया था। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका, जो काफी हाईलाइट में आई। अमृत बाजार पत्रिका थी, इस अधिनियम से बचने के लिए क्या किया? अपनी बंगाली भाषा से अपने को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर लिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी पत्रिका थी जो अपनी बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर लिया था? तो आपकी अमृत बाजार पत्रिका है। अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी या होता था, जिसके संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक वो आपके मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार थे। दोस्तों यहाँ से एक नया पॉइंट क्या है, इसको बहुत पढ़े होंगे, जो बहुत पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताइए। तो आप कहेंगे बंगाल गजट, जिसके संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। यह अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है ना, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा से कलकत्ता में प्रकाशित होता। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो यहाँ पर कहेंगे सर उदंत मार्तंड है, जिसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर, कानपुर के निवासी थे। ठीक है, 1862 में ये आपकी पत्रिका, जो कि हिंदी भाषा में ये आपका शुरुआत हुई थी। अगला इसी के समय एक और आता है भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878। तो भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 जो आपका है, तो 1878 में होता क्या है? तो देखिए 1878 में क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस लिए हथियार नहीं रखा जा सकता था। याद रखिएगा, इसके समय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रखा जा सकता था, इस बात को याद रखना है। पकड़े जाने पर 3 साल की कैद होगी और अधिक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर हथियार को छुपाने का कोशिश करेगा तो हथियार को छुपाने पर 7 साल की सजा या आर्थिक जुर्माना, है ना, अधिक नहीं, आर्थिक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अधिनियम अंग्रेज और एंग्लो इंडियन पर लागू नहीं था, सिर्फ भारतीयों पर ही लागू था, है ना।
एंग्लो इंडियन पर ये लागू नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका हुआ किसके समय हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये सब आपके लिटन के कार्यकाल में हुआ था, है ना। यहाँ पर एक नियम और भी आया था, भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम 1878 से लेके 1879 तक, ये सब लिटन के समय में हो रहा है। लिटन ने एक काम और कराया, क्या कराया कि इस अधिनियम का उद्देश्य था भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोका, ठीक है, भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकना था। और इस अधिनियम के द्वारा आयु को उसने क्या किया, 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया। किसने कर दिया, ये लिटन ने कर दिया, ताकि इतने कम लोग पढ़े लिखे होंगे नहीं तो सिविल सेवा में भी जाएंगे नहीं, तो इसलिए 19 वर्ष इन्होंने कर दिया। सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा में पास किए जाने वाले, और दूसरे व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो याद रखिएगा, प्रथम सिविल सेवा पास किया था भारत में कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। अब आते हैं अगले पॉइंट में, अगला पॉइंट आपका है लॉर्ड रिपन। देखो हमने कहा हमारे वीडियो बड़े होंगे, आपने और भी कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन जितने चीजें आपके एग्जाम में अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप चाहे कितने भी ऊंचे लेवल की पेपर देने जाएंगे वो सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चाहते तो हम छोटे छोटे 2-4 पॉइंट ले लेते, और ऐसे वीडियो ढेर सारे बने हैं, 30-35 मिनट में आपको पूरा का पूरा हर चीज कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप वीडियो देखिए तो उसमें हर एक चीज मिल जाए, आपको किताब का सहारा लेने की आवश्यकता न मिले, ठीक है ना। और सेशन आपको लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। देखो लॉर्ड रिपन का समय आता है 1880 से लेकर 1884। इनके समय क्या हुआ कि लिटन के बाद भारत के वायसराय बने और सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया, इसलिए भारतीयों ने इसको सज्जन रिपन कहा। तो सज्जन रिपन कहा किसको, लॉर्ड रिपन, क्योंकि काफी अच्छा, लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया था। याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। 1881 में इसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट को लागू किया, जो बाल श्रमिकों को ध्यान में रखकर लगाया गया था। यहाँ पर बाल श्रम का मतलब हो गया जो छोटे बच्चे थे उनको वर्क में लगा रहते थे, सारा दिन लगा रहते थे, तो उनको ध्यान में यहाँ पर ये नियम बनाया गया। 1881 में इसी के समय में भारत में सर्वप्रथम विधिवत रूप से 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, जो जनगणना की शुरुआत विधिवत रूप से आपकी हुई थी वो 1881 से, या विधिवत को बोलते हैं नियमित रूप से, किसके समय में, रिपन के समय में हुई थी। 1872 में इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। हमने कहा जो लिटन ने लगाया था प्रेस एक्ट, उसको किसने हटाया था, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं रिपन ने हटाया। कब, 1882 में। रिपन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1882 में स्थानीय स्वशासन को जन्म देना। तो याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जो जन्म है वो देना किसे कहते हैं, तो आपके रिपन को कहा जाता है। याद रखिए, स्थानीय स्वशासन को जन्म देना एक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो रिपन की रही है। याद रखिए, मद्रास, भारत में जो मद्रास है, तो मद्रास में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन आपको लेखपाल में भी पूछा गया था। तो भारत में मद्रास में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किया गया। वुड डिस्पैच के समीक्षा के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन भी किया गया, और इसी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था भी किया गया। हंटर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर आपका ध्यान दिया गया था। तो ये समय किसका चल रहा है, रिपन का समय चल रहा है। आयोग की अगर बात करते हैं किसके, तो हंटर आयोग की रिपोर्ट पर आपका हुआ पहली बार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। रिपन ने क्या किया, सिविल सेवा में जो आयु सीमा थी उसको 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। आपको याद होगा कि लिटन ने क्या किया था, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। किसने, लिटन ने किया था। लेकिन रिपन ने क्या किया कि सिविल सेवा में आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ा दिया और कितना, 21 वर्ष कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं अगले में, जो कि एक विधेयक है जो कि आपको रिपन के इस समय आया था, इल्बर्ट विधेयक 1883। रिपन ने इस विधेयक को कानून का रूप दिया, जिसके अंतर्गत अब भारतीय जज भी, है ना, जो आपके भारतीय जज थे, तो भारतीय जज भी अंग्रेज जजों के समान ही अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसे इतिहास में श्वेत विद्रोह कहा गया है। लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक के विरोध में इस्तीफा दे दिया और वापस चला गया। तो ये भी आपको याद रखना है, इल्बर्ट विधेयक को श्वेत विद्रोह कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो भारतीय लोग होते थे, भारतीय जज थे, उनको भी अधिकार मिल गया कि अंग्रेजों की जो सुनवाई है, अंग्रेजी मुकदमों की सुनवाई वो भी कर सकते थे, जिसमें से विद्रोह किया था जो आपकी अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो इसी के विरोध में ये इस्तीफा दे दिया और वापस चला गया। तो कहने कहीं बने भारत में जो उद्धारक था, है ना, भारत का उद्धारक
एक सज्जन पुरुष कहा गया रिपन को, इन्होंने काफी अच्छे काम किए थे। आते हैं अगले पॉइंट में। अब आता है समय किसका आता है, डफरिन का आता है, जो कि 1884 से 1888। हमेशा से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, याद रखिए डफरिन ने ढेर सारे काम किए। इनके समय में 1885 में इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए महिला डफरिन फंड की स्थापना किया था। तो एक क्वेश्चन आपसे हमेशा बनेगा कि 1885 में जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई किसके समय, तो आपकी डफरिन के समय हुई थी, याद रखिएगा। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला डफरिन की फंड की स्थापना हुई। अगला पॉइंट आता है लॉर्ड लेंसडाउन, जो कि 1888 से लेकर 1894 का समय है। इसने स्वीकृत अवस्था विधेयक अर्थात द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित किया, जो कि बाल विवाह से संबंधित था। याद रखिए बाल विवाह से संबंधित जो आपका विधेयक था उसने प्रस्तुत किया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु कितना बढ़ा दिया, 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया। पहले क्या था, लड़कियों की आयु 12 वर्ष में ही हो जाती थी, लेकिन लेंसडाउन आए, उन्होंने लड़कियों की जो आयु थी उसको बढ़ाकर 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना, 12 वर्ष से कर दिया था। याद रखिए कि 1893 इसी के समय स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, है ना, जो कि अमेरिका गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि सर यहाँ पर देखा जाए तो इन्हीं के समय में जो आपके डफरिन थे, तो डफरिन के समय ही यहाँ पर स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना किसके समय, डफरिन के समय, अगर ऐसा पूछा जाता है तो। अगला है लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, जो कि 1894 से लेके आपका 1894 से लेके आपके 1999 कुछ गलत दिया गया है, यहाँ पर 18 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 1899 आपका होगा। 1894 से लेके 1899 के अगर बात करते हैं तो इनका प्रसिद्ध कथन था, किसका, एल्गिन सेकेंड का कथन था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाए, किसने कहा था, तो आपके एल्गिन सेकेंड ने कहा था। इसके समय में भारत में एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुआ और तिलक को 18 माह की जेल की सजा सुनाई गई थी एल्गिन सेकेंड के समय। अगले पॉइंट में आते हैं कर्जन के समय में, जो कि 1899 से लेके आपके 1905 तक इनका समय रहता है। दोस्तों कर्जन ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से इतिहास में एक खतरनाक साबित हुआ। लॉर्ड कर्जन का जो काल है ना, मंडल, आयोग और भूल के लिए याद किया जाता है। याद रखिए कि कर्जन का जो काल है वो मंडल, आयोग और भूल के लिए याद किया जाता है। कांग्रेस के बारे में इसका प्रसिद्ध कथन था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं अपने कार्यकाल के दौरान इसको मरते हुए देखना चाहूंगा। ये कथन किसने कहा था, तो आपके कर्जन ने कहा था। याद रखिए किसने कहा था, तो आपके कर्जन ने कहा था। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1902 में एंड्रू फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया तथा केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। तो पुलिस एग्जाम में पढ़ाया गया होगा कि पुलिस आयोग का जो गठन हुआ था वो किसके शासनकाल में, तो कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और पूछे किसकी अध्यक्षता में, तो आप कहेंगे एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। और एक केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई, है ना, ये सब काम हुए कर्जन के समय में। इसने 1904 में भारतीय उधार सहकारी अधिनियम को भी पारित किया, जिसके आधार पर कम ब्याज लेकर ऋण देने की व्यवस्था भी इसी के समय थी। तो ये जो ब्याज में पैसा लेना ऋण व्यवस्था जो आपकी है वो आपके कर्जन के ही समय हुआ था। देख सकते हैं कि यह प्रथम वायसराय था जिसने प्राचीन स्मारक की देखभाल के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछे कि जो पुरातत्व विभाग है ना, इसकी स्थापना किसके समय में हुई थी, तो कर्जन के समय हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसने ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड को भारत में कानूनी रूप से जारी करने की प्रथा को लागू किया। तो जो ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, उसको भी भारत में कानूनी रूप से जारी करने की प्रथा को इसी ने लागू किया था। किसने, कर्जन ने। इसने किसने, तो आपकी कर्जन ने। कर्जन ने 1905 ईस्वी में कलकत्ता में रेलवे बोर्ड का गठन भी किया। याद रखिए रेलवे बोर्ड का गठन किसने, कर्जन ने ही किया था। रेल विशेषज्ञ रॉबर्टसन के सहयोग से रेलवे का विकास किया गया। तो किसके सहयोग से, तो रॉबर्टसन के सहयोग से रेल विकास का किया गया। आजादी के पहले भारत में सबसे अधिक रेल का विकास इसी के समय हुआ था। याद रखिएगा आजादी के पहले भारत में सबसे अधिक रेल का जो विकास है इसी के समय यहाँ पर हुआ था। इसने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। इसके पहले जो डलहौजी आए थे उनको तो जनक कहते हैं,
जो 1800 कह सकते हैं कब आए थे, 1848 से लेकर जो आपकी 56 तक रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपका है आजादी से पहले, ये बात हो रही 1905 में। तो आजादी के पहले भारत में सबसे अधिक रेल का अगर विकास बोले तो आपको इन्हीं के समय बताना है, मतलब कर्जन बताना है आपको। याद रखिए, डलहौजी मत बता देना, है ना। देखो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जो कि इसका सबसे बड़ा विवादास्पद कार्य था। यही इसकी सबसे बड़ी भूल हो गई। इसने किचनर के सहयोग से सैन्य व्यवस्था में भी सुधार किया और किचनर से मतभेद हो जाने के कारण इस्तीफा देकर वह वापस चला गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी तुलना औरंगजेब से किया है, मतलब जो औरंगजेब था कट्टर था, उसी प्रकार से याद रखिए क्वेश्चन पूछे कि आपके लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से जो किया है वो किसने किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड, जिनका समय है 1905 से लेकर 1910 आते हैं। याद रखिए इनके समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह जो आपके हैं, सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, ढाका में हुई, किसके नेतृत्व में हुई, तो साहब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा, ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम जो लीग है इसका उद्देश्य था कि मुस्लिमों को शिक्षित करना और भारत की राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। कालांतर में मोहम्मद जो आपका अली जिन्ना था इसके नेता बन गए थे। किसके, तो आपके यहाँ पर मुस्लिम लीग के नेता आपके बन गए मोहम्मद जो अली जिन्ना थे। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार विभाजन भी हो गया। याद रखिए कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में होता है, जो कि 1907 में होता है। बंग भंग विरोधी आंदोलन 1908 में इसके समय में ही पारित हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो बंग भंग आंदोलन है वो आपके मिंटो सेकंड के समय ही पारित हुआ था। देख सकते हैं 1909 का एक अधिनियम आता है और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जब पॉलिटी आप पढ़ रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे ढेर बार पूछा जाएगा। तो किसके समय की बात है, लॉर्ड मिंटो सेकंड की बात है कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसके सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया, जो कि देश विभाजन का एक कारण भी बना। 1909 के अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी यहाँ पर आपकी की गई। यहाँ पर आते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अगले आपके आते हैं कौन वायसराय, आपके लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आते हैं। 1910 से लेके 1916 तक इनका समय रहता है। इसके समय में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। याद रखिएगा कि दिल्ली दरबार में ये दूसरा आयोजन था। इसके पहले आपके देख मालूम है कि 1858 में दिल्ली दरबार, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर कि इसके समय में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ आए थे। इसी दिल्ली दरबार में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कौन कौन, तो पहला पॉइंट है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो जो बंगाल विभाजन चल रहा था, है ना, उसको रद्द कर दिया गया। ये आपके हार्डिंग सेकंड के समय हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार में कलकत्ता से राजधानी परिवर्तित करके राजधानी दिल्ली में स्थापित करने की घोषणा किया गया और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो घोषणा हुई थी 1911 में, बनाए गए 1912 में, और ये सब किसके समय हो रहा है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय हो रहा है। हार्डिंग सेकंड जब राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तब क्रांतिकारियों ने उनके ऊपर बम से प्रहार कर दिया, जिसके लिए दिल्ली षड्यंत्र कांड चलाया गया और रास बिहारी बोस को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। मतलब जो मेन आरोपी बनाया गया वो रास बिहारी बोस को बनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा 1911 में एक और काम होता है कि 1911 में बिहार जो था इसको बंगाल से अलग कर दिया। याद रखिए 1911 में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया और साथ ही 1 अप्रैल 1912 को अलग भी कर दिया गया। ठीक है, घोषणा आपकी 11 में हुई, 12 में क्या हुआ कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। साथ में उड़ीसा भी इसी में शामिल था, किसमें, बिहार में ही उड़ीसा आपका शामिल था। इसके बाद क्या हुआ, 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 1936 में ही उड़ीसा को क्या किया गया, बिहार से अलग कर दिया गया। इसके बाद 1956 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ उसकी सिफारिश पर बिहार को स्वतंत्र रूप यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से फिर क्या किया गया, झारखंड को अलग किया गया। मतलब बिहार से देखो उड़ीसा को किया गया, बिहार को यहाँ पर बिहार से ही आपके झारखंड को भी अलग किया गया। तो ये कब किया गया, तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया।
अब यहाँ पर 1912 में बिहार में पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना बिहार में तो हुआ था, तो ये आपके 1912 में हुआ था और कहाँ पर, तो आपके बांकीपुर में हुआ था। इसी के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो ये घटना आपको याद रखना है ना, ये घटना आपको याद रखना है। किसके बारे में, तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी घटना चल रही थी, है ना, ये जो आपकी घटना चल रही थी कि सर 1914 वाला जो आपका समय है, 1914 वाला जो आपका समय है, यहाँ पर देखा जाए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय। किसके, तो ये हार्डिंग सेकंड के समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो नरम दल थे और गरम दल थे, इनका विलय हो गया था। देखो, एक उदारवादी होता है, एक उग्रवादी था। ये शब्द में से ऐसा मतलब नहीं है, उग्र मतलब होता तो तोप गोला लेकर वो मारना शुरू कर दे, तोप गोला नहीं मारते थे। मतलब उनका जो बात करने का तरीका था, तो वो कहते थे कि हम आराम से प्यार से बात करेंगे तो ये लोग देंगे नहीं, इसलिए वो उसको तेजी से बात करते थे, है ना, नरम से बात नहीं करते थे। ऐसा नहीं उग्रवादी कर दिया तो वो लोग मारो गोली बम लेके मारना शुरू कर देते थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो अगला दिया गया है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 16 से लेके 21 तक आते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें 1916 में हुआ था, जो कि आपकी चेम्सफोर्ड के समय हुआ। इनके समय में ही 1917 में सफल चंपारण सत्याग्रह का संचालन भी किया गया। सेडलर आयोग के रिपोर्ट पर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई। 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन का सफल संचालन भी गांधी जी ने किसके समय में, चेम्सफोर्ड के समय में ही किया। इसी के समय में 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त भी हुआ। तो याद होगा कि हार्डिंग सेकंड के समय में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी 14 में, और 18 में जो आ गए थे चेम्सफोर्ड के समय युद्ध समाप्त हुआ था। अब आते हैं 1919 में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसको अंजाम दिया गया, जिसमें हजारों निर्दोष भारतीयों को हत्या कर दिया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट को रॉलेट एक्ट को लागू किया गया, जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून यहाँ पर कहा गया था। गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में अंग्रेजी सरकार को शैतानी सरकार कहा था, है ना, और 1919 में सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हो गए। आपको याद होगा कि गांधी जी जो थे, है ना, भारत में जरूर थे, कई आंदोलन में भाग भी लिए, चंपारण, खेड़ा, है ना, यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर, इसमें भाग लिए थे, शामिल भी हुए थे, लेकिन पूरी रूप से अपना 100% नहीं दिया था। 100% कब दिया इन्होंने, पूर्ण रूप से। अगर क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी पूर्ण रूप से राजनीति में जब शामिल हुए तो कब, तो कहेंगे सर 1919 में यहाँ पर सक्रिय हुए थे, याद रखिएगा। कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट के विरोध में अंग्रेजी सरकार, है ना, तो आप कहेंगे सर जलियांवाला बाग के बाद 1919 में सक्रिय रूप से राजनीति में गांधी जी शामिल हुए थे, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया है कि 1919 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया, और अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्ष जो बने वो आपकी गांधी जी को बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछे कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो आपकी गांधी जी बने थे, याद रखिएगा। अब आते हैं 1919 का जो अधिनियम था, तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया है। क्या बोला गया है, तो 1919 का जो अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैध शासन, है ना, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा अब सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों को भी शामिल कर लिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। इस बात को याद रखिए, जो 1919 का अधिनियम है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला, तो 1919 में मिला था, याद रखिए, चेम्सफोर्ड के समय में ही। याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर असहयोग आंदोलन चलाया गया, और ये असहयोग आंदोलन जो चलाया गया, है ना, कि अब 1920 में, तो ये घटना आपकी चेम्सफोर्ड के समय में आपकी चलती है। अब यहाँ पर आते हैं समय में लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से लेकर 1926 तक इनका समय है। और देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों को लोगों ने जिंदा जला दिया था। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। तो ये रीडिंग के समय आपका घटना होती है। 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना किया, और ये स्थापना इसलिए किया क्योंकि भैया इनको थोड़ा सा कांग्रेस वालों से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि आपके
स्वराज दल की स्थापना किया? विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। तो याद रखिए, विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो कब बनाया गया? 1924 में। तो आपको ये बस याद रखना है कि 24 के समय था कौन? रीडिंग था। कौन था? रीडिंग। तो उससे क्या होगा कि आपको हिस्ट्री में जो आपकी डेट है और आपका कौन सा गवर्नर जनरल आया, कौन वायसराय आया, तो इस डेट से क्लियर होता जाएगा। इसीलिए हम आपको बार बार फोकस कराते हैं कि 1924 वैसे घटना तो याद है कि 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्षता बने, लेकिन किसके समय? उस समय से जो वायसराय था कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड रीडिंग था। 25 में देखिए, 1925 में सत्य भक्त नामक व्यक्ति ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और स्वयं सचिव बन गया। याद रखिए कौन है? तो सत्य भक्त नामक एक व्यक्ति था जो कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और स्वयं सचिव बन गया। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई। 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार ने यहाँ पर किया था। आरएसएस का नाम सुना होगा, है ना, मोदी जी, है ना। तो आरएसएस की स्थापना याद रखिए 1925 में भारतीय राष्ट्रीय सेवक जो संघ है इसकी स्थापना हुई। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोज नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो आपके कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, 25 में भाग लिए थे, है ना। तो ये सब काम हुए रीडिंग के समय। अब आते हैं लॉर्ड इरविन का समय आता है। 26 से लेके आपके 31 अर्थात 1926 से लेकर 1931 का जो समय है इरविन का है। 1927 में लंदन में साइमन आयोग का गठन किया गया जो कि 1928 में बंबई पहुंचा। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए सभी जगह विरोध हो रहा था। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। कब? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था जिसमें प्रथम लक्ष्य स्वायत्त शासन और दूसरा लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया था। ठीक है ना। तो ये मोतीलाल नेहरू हैं जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1928 में। यहाँ पर देखिए एक आंदोलन आता है जो कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में। ये क्या था? तो यह गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था जो कि सफल किसान आंदोलन था। इसी सफलता पर बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सर ये जो आपके सरदार पटेल थे इनको यहाँ पर सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने दिया था, याद रखेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती से दांडी यात्रा शुरुआत किया था। 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू किया था। ठीक है। और याद रखिएगा ये पॉइंट याद रखना, जो आपकी दांडी यात्रा है वो आपकी 12 मार्च। 6 अप्रैल 1930 में जब वहां पर पहुंच गए थे, नमक कानून पारित कर दिया था, है ना, तोड़ दिया था, तो वहां से भी 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस शामिल आपकी नहीं थी। मतलब 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, है ना, लेकिन उस सम्मेलन में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई। कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई थी। ये सब बात चल रही है लॉर्ड इरविन के समय की। ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता होता है और गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो ये सब काम हुए किसके? आपके इरविन के समय के हुए। अब आते हैं अगले, जो कि अगले वायसराय हैं लॉर्ड वेलिंगटन है। 31 से लेके आपके 36 तक का समय है। यहाँ पर 1931 में लंदन के जेम्स पैलेस नामक महल पर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इस समय ब्रिटेन के शासक थे आपके जॉर्ज पंचम। याद रखिए, शासक थे जॉर्ज पंचम, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। इसी अवसर पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। गांधी जी ने राजपूताना नामक जहाज से यात्रा किया था। क्वेश्चन पूछे कि जो आपके गांधी जी थे जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे तो कौन से जहाज से? तो आपके राजपूताना नामक जहाज से यात्रा किया। सांप्रदायिकता के आधार पर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन असफल घोषित हो गया जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा साहब अम्बेडकर ने सांप्रदायिकता की शर्तें रख दिया। मतलब वो ये लोग जो थे, गांधी जी सब पूरे भारतीयों के भला चाहते थे,
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा साहब अम्बेडकर सांप्रदायिकता अर्थात जो लोवेस्ट में थे आपके बाबा साहब उसके लिए थे, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लिए थे, तो कोई इसका रूप नहीं निकल पाया जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था। इसके बाद 1932 में लंदन में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय जो थे वो आपके बाबा साहब अम्बेडकर थे और साथ में याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू भी थे। आपने हमेशा एक ही चीज पढ़ा है कि जो भीमराव अम्बेडकर थे, है ना, लेकिन याद रखिए इनके साथ एक नाम और याद रखना, तेज बहादुर सप्रू भी थे जो आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि एकमात्र कौन थे, तो आपके बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन साथ में अगर ऐसा ये भी होता है तो याद रखिए तेज बहादुर सप्रू भी थे। अगला है कि 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रंजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों को अलग करने के लिए सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा किया, जिसको मैकडोनाल्ड अधिनियम या अधिनिर्णय कहा गया है। 32 में बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पुनः समझौता हुआ। हरिजनों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से लेकर 147 कर दिया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वप्रथम अछूत शब्द का प्रयोग किया था। इसी के समय में 1935 का अधिनियम भी लाया गया था। इन्हीं के समय 1935 का अधिनियम भी यहाँ पर लाया गया था। ये बात चल रही थी आपके लॉर्ड विलिंगटन की। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। 36 से लेके 1944 तक का समय है। 1935 का अधिनियम है। 1935 का अधिनियम क्या कहता है? यह अधिनियम 1937 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जिसमें 321 अनुच्छेद था जो कि 10 भागों में विभाजित किया गया था। इसके मुख्य प्रावधान इसलिए निम्नलिखित हैं। जैसे इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्वैध शासन आपको लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा अब सांप्रदायिकता के आधार पर हरिजनों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ठीक है, ये जो 1935 का अधिनियम था तो सांप्रदायिकता के आधार पर हरिजनों को हिंदुओं से अलग किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों की द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम के द्वारा बिहार से उड़ीसा को 1936 में अलग भी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गठन का प्रावधान किया गया और बिहार एक अलग राज्य यहाँ पर बना, है ना। अगला दिया गया है 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का यहाँ पर नया चार्ट भी कहा। 1939 में जब सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने मंत्रिमंडल से परामर्श लिए बिना ही सभी भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया। इसलिए नाराज होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 1939 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तब मुस्लिम लीग ने खुश होकर 1939 में ही मुक्ति दिवस मनाया था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये सब घटना चल रही है लॉर्ड लिनलिथगो के समय की चल रही है। क्वेश्चन पूछे कि आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी लॉर्ड लिनलिथगो के समय। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही कौन बने तो आपके विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, इस बात को भी याद रखना। गांधी जी जो थे वो जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन था उसके बाद राजनीति से हट गए थे, लेकिन 39 में लगभग ये 40 में फिर से यहाँ पर सक्रिय हो गए थे। लाहौर अधिवेशन 1940 यह मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई और इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। यहाँ पर देखो लाहौर अधिवेशन 1940 ये मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन चल रहा था, उधर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहे थे। तो मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया और इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए। पाकिस्तान शब्द का जो नाम दिया था वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। याद रखिएगा, एक पुस्तक है नौ और नेवर पैम्पलेट, ये जो आपका लिखा है वो आपके रहमत अली ने लिखा है। चौधरी रहमत अली की पुस्तक का नाम है नौ और नेवर। इसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान का उल्लेख किया गया था। 1942 में क्रिस प्रस्ताव को लाया गया जिसमें सांप्रदायिकता की बात को शामिल किया गया, इसलिए कांग्रेस ने इनको मानने से यहाँ पर इंकार कर दिया। मतलब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत को अलग किया जाए और लेकिन ये लोग सांप्रदायिकता की बात कर देते थे, तो कांग्रेस ने इसको मानने से इंकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में गांधी जी का कथन है कि यह एक ऐसा चेक है जिसको बैंक दिवालिया होने वाला है, जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, मतलब पोस्ट एडेड चेक, ही गांधी जी ने कहा था। 1943 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और भागो का नारा दे दिया। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और भागो का नारा यहाँ पर दिया था। तो ये आपने जितनी भी आपने समय अभी तक आपने पढ़ा है ना, जितना भी आपने पढ़ा यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपके 44 के पहले की घटना आपकी पूरी आपकी चल रही थी। अब यहाँ पर आते हैं लॉर्ड वेवेल। कौन आते हैं? लॉर्ड वेवेल।
ये जो आपने इसके पहले आपके थे कौन थे, वो आपके लेलिथगो थे। कौन लेलिथगो थे। अब जो आपके समय आता है वो आपका आता है लॉर्ड वेबल का समय आता है ना। और देखो आपने लगभग लगभग सब कुछ कवर भी कर लिया। देखो लॉर्ड वेबल जो 1944 से लेकर 1947 का समय है। तो वेबल योजना 1945 में लॉर्ड वेबल ने शिमला में, याद रखिए वेबल योजना है क्या, समझिएगा कि लॉर्ड वेबल ने शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको शिमला सम्मेलन कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना की सांप्रदायिकता की बात को लेकर शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। मतलब कई भी कुछ बात होती थी यहाँ पर सांप्रदायिकता को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, है ना, यहाँ पर दलित को लेकर, यहाँ पर सब काम बिगाड़ देते थे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र कराने का दबाव बना दिया। मतलब जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, किसके समय, वेबल के समय यहाँ पर बंद हुआ, जब ये समाप्त हुआ तो जो अमेरिका था बेचारा, है ना, अमेरिका था और जो चीन था, इसने क्या किया, ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि नहीं भारत को स्वतंत्र करो, है ना। तो यहाँ पर ये दबाव बनाया था अमेरिका और चीन ने। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 आता है। इसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स यहाँ पर शामिल थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, पैथिक लॉरेंस थे। ये मिशन क्या था, तो इसी मिशन के रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और सितंबर 1946 में मिशन के रिपोर्ट को कांग्रेस ने मानते हुए अंतरिम सरकार का गठन किया। तो अंतरिम सरकार गठन 1946 में हुआ। पाकिस्तान का उल्लेख नहीं होने से मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू कर दिया। मतलब जो आपका ये कैबिनेट मिशन था और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का उल्लेख ना मिला, जिसे मुस्लिम लीग थी उसने क्या किया कि इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रारंभ किया। तो ये डेट याद रखना, मतलब ईस्वी 1946 में। और सिलहट और नोआखली में 7,000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया, है ना। कितनी बड़ी घटना हो जाती है कि जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रारंभ किया, कहां पर, सिलहट और नोआखली में 7,000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया। गांधी जी अपने सचिव प्यारेलाल, तो याद रखिए गांधी जी के सचिव कौन थे, प्यारेलाल के साथ दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और करके शांति की अपील किया। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य बाद में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, ठीक है। इसके बाद एक विद्रोह और होता है किसी के समय में, नौसेना विद्रोह 1946। वीडियो हमारा बड़ा होने का रीजन वैसे ये है कि वैसे हम बोलते हैं कि नौसेना विद्रोह 1940 किसके समय हुआ, आप कहते वेवेल के समय हुआ, लेकिन यहाँ पर ये है क्या, उसको भी हम आपको बताते चलते हैं। नौसेना विद्रोह 1946 खान पान, वेतन और गोरे कालों का भेद को लेकर भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया। बंबई के तलवार नामक जहाज से यह विद्रोह शुरू हुआ था। कहां से, तो तलवार नामक जहाज से विद्रोह शुरू हुआ था। कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज से यह विद्रोह शुरू हुआ, है ना। तो याद रखिए बंबई के तलवार नामक जहाज से विद्रोह शुरू हुआ था। कराची में पूछे, कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज से यह विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के अनुरोध पर जो नौसैनिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। तो कहीं ना कहीं सरदार पटेल और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के अनुरोध पर ये जो विद्रोह था वो कहीं ना कहीं थोड़ा धीमा हुआ। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका समय है 1947 से 48। याद रखिए यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे कि सर इस समय ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार थी, जिसने जून 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र कराने की घोषणा कर दिया। क्या पूछा गया, याद रखिए कि इस समय ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार थी, है ना। कब, तो आपके माउंटबेटन जब आए थे तो क्लीमेंट एटली की सरकार थी, जिसने जून 1948 से पहले, कब, जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कराने की घोषणा कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। ये अच्छी बात हुई कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू के मित्र हुए आपके लॉर्ड माउंटबेटन हुए। इन्होंने देश विभाजन पर गांधी जी को मना लिया, है ना। गांधी जी नहीं मान रहे थे कि देश का विभाजन हो, लेकिन ये लोगों ने मना लिया। तो गांधी जी भी धीरे धीरे क्या करें, जब इतने हिंदुओं को कत्ल हुआ, ये सब चीजें घटना देखकर गांधी जी भी मान गए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, अंतिम समय तक विभाजन के खिलाफ थे। मौलाना अबुल कलाम चाहते थे कि नहीं, देश का विभाजन ना हो। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 में ये पारित हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 का मुख्य प्रावधान क्या था, तो याद रखिए इस अधिनियम के द्वारा, याद रखिए कौन सा अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही
14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे और प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आप कहेंगे सर प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली और याद रखिएगा कि प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि भारत और पाकिस्तान जो आपके हैं वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं या उन पर निर्भर है। चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रह सकते हैं और नहीं तो अपना हट सकते हैं। इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि जब तक भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता तब तक 1935 के अधिनियम से ही काम चलाया जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा था जो 1935 का अधिनियम था, इसके द्वारा भारतीय राज्यों को यह स्वतंत्रता दिया गया कि वह भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिए जो आपका 1935 का जो 1935 नहीं, ये जो आप कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा जो भारतीय राज्य थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, इनको ये स्वतंत्रता दिया गया कि वो चाहे तो भारत में आ जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। यह स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी कि आप शामिल हो रहे हैं, आप चाहे भारत में शामिल हो चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, या आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई। तो याद रखिए राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। सरदार पटेल के प्रयास से अधिकांश राज्य भारत में शामिल हुए, केवल हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में इनको भी यहाँ पर मिला लिया गया। अब लास्ट में आते हैं आपके सी राजगोपालाचारी। 1948 से लेकर 50 तक का समय है। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय के थे। याद रखिए कि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब ये स्वतः ही पद जो था समाप्त हो गया, अर्थात ये जो वायसराय का पद है, ये जो गवर्नर जनरल का पद है, इसको हटा दिया गया। जैसे ही आपका संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ ये पद आपका हटा दिया गया, है ना। और राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोच्च हो गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत प्रजातंत्र के साथ साथ, है ना, गणतंत्र राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हुआ था। तो भाई ये कहानी आपकी रही, आपके दे सकते हैं किसकी, तो आपके गवर्नर जनरल की। हमने कहा वीडियो हमारे बड़े होंगे लेकिन एक एक पॉइंट हमने आपको कवर किया है, चाहते तो इसी के पॉइंट हम धीरे धीरे कट करके आपके वीडियो दे देते और आपको अधूरा ज्ञान होता। हमारे जितने भी वीडियो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, चाहे आपके बौद्ध धर्म हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, या गवर्नर जनरल, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो गवर्नर जनरल का हमने इसके पहले भी आपको यहाँ पर हिस्ट्री की सीरीज को कवर किया था। आपके इतिहास की जितने भी आपके युद्ध हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड 1857 की क्रांति है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना। मतलब हिस्ट्री का देखा जाए तो 50 से 60% हमने यहाँ पर 4, 5, 6 वीडियो में ही आपको कवर कर दिया। और हर एक वीडियो की जो लंबाई है 37 मिनट, 38 मिनट, 43 मिनट, 58 मिनट, है ना, एक घंटा, इतने हमने यहाँ पर रखा है ताकि कम समय में मतलब आपको एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आपको कवर कर दें। बाकी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके जीवन परिचय भी आपको दिए गए हैं और साथ में यहाँ पर दे सकते हैं जो हिंदी में जैसे पत्र लेखन वगैरह हो गया, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो रस छंद अलंकार जो आपके हैं, ये सब चीजें हमने यहाँ पर कवर कराया है हिंदी में भी। और अगर हिंदी साहित्य की बात कर लेते हैं तो आप लोग हिंदी साहित्य को बहुत विधिवत तरीके से आप लोग यहाँ पर सिर्फ ये डाल दीजिए हिंदी साहित्य, आपको हमारे ही वीडियो दूसरे तीसरे नंबर पे आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं हिंदी की भी बेहतर तैयारी है और आपकी जी की भी तैयारी है ना। चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर हिंदी का डेली टेस्ट भी आपका रात में कराया जाता है 8:50 में, और साथ में यूपी जीके की भी क्लास आपकी होती है ना। तो इन सब चीजों का लाभ आप लोग उठा सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी और ये जो वीडियो है उनको भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। एक एक पॉइंट आप लोगों के एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।